हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ आर पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम जिसमें कि अभी हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। राइट। तो जो प्रीलिम्स का पंचनामा है ये उस कोर्स का हिस्सा है एंड मे भी हो सकता है ये मैं यूट्यूब पे भी आज अपलोड करूँ। ठीक है, बीच बीच में कुछ सेशंस यूट्यूब पे भी जाते जाएंगे एज ए डेमो लेक्चर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी रात के टाइम पे मैं ये सेशन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पी वाई क्यू प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यू कम रिसर्च प्रोग्राम। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई है और जो 2025 के प्रीलिम्स के लिए एंड इवन मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें हैं। तो इसको आप पूरा देखना और एक बार नहीं 2-3 बार देखना, क्योंकि अभी सी एस सी 2024 का जो पेपर है उसको हम एनालाइज करके ख़त्म होंगे ही। इसके बाद जो मेन चीज़ें होती है ना, सी डी एस के जो 2 पेपर हर साल होते हैं और जो सी ए पी एफ का एक पेपर हर साल होता है, इसके जो लेटेस्ट 2-3 साल के क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के सी एस सी के लिए। मैंने, ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस सी डी एस और सी ए पी एफ के इन पिछले 3-4 साल के एग्ज़ाम से। ठीक है, इन पेपरों से स्पेशली जो करंट अफेयर की चीज़ें आती है, ठीक है, कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से लिए गए थे। पिछले साल भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो सी डी एस से उठाए गए थे। राइट, क्योंकि मैं पहले सी डी एस भी ही देता था तो मुझे वो चीज़ें याद थी। राइट, अब तो क्योंकि एज हो गई है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम सी डी एस के लेटेस्ट क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। अभी आप सभी को मालूम है कि हमारा ये कोर्स चलता कैसे है। ठीक है, हमारा यहाँ पे पैटर्न कैसे है भाई। हम, ठीक है, यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन दिखेगा आपको पहले वो पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर सोचना है, मन में लगाना है। मैं तो यहाँ पे डिस्कशन फिर करूँगा ही, क्योंकि हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। तो आपको वो टाइम नहीं दे पाएंगे इसमें कि ये ले लो टाइम, सोचो, पढ़ो क्वेश्चन और इसका आंसर लगाओ। नहीं, आपको पॉज करना होगा, मन में आंसर सोचिए। हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे अपनी फुल नॉर्मल स्पीड में सारी डिस्कशन हर क्वेश्चन की यहाँ पे होगी विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि इससे ऊपर के ये क्वेश्चन हमने पिछले कल के सेशन में देख लिए थे कोर्स में। राइट, विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल बनाए हैं फॉरेन बैंकों के लिए, इन स्टेटमेंट्स को उसमें कंसिडर कीजिए कि देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर वोली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया। अगला, कि फॉर वोली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। ये देखो, ये यूपीएससी हर साल स्पेशली इकोनॉमी में इस तरीके से वो खेलता ही है ना। इसे एलिमिनेट करने का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए एलिमिनेट करो, नो। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पे, है ना, कई बार ये भी होता है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट या फिर देयर इज़, ठीक है, नो स्पेसिफिकेशन समथिंग। मान लो अगर ऐसा ही कोई स्टेटमेंट दे दे कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डज नॉट मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग। समझ रहे हो? सो इवन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैन बी राइट। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट का तो आपको मालूम है कि वो एलिमिनेट करना होता है, पर हर जगह नहीं करना होता है। हमारा यहाँ पे लॉजिक भाई क्या है? लॉजिक हमारा ये है कि बेसिक अगर हमें मालूम है, बेसिक अगर अगर हमें इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से मालूम है, तो बेसिक ये है कि भाई अगर इंडिया में अगर आपको बैंक शुरू करना भी है नॉर्मल आदमी को, ठीक है, या फिर नॉर्मल बैंक भी अगर आपको शुरू करना है, तो 5 करोड़ रुपया आपकी, ठीक है, मिनिमम कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इंडिया में, है ना। एक बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को खड़ा करने के लिए। राइट, और इवन आपके, अगर आपको कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह खड़ी करनी है तो उसके लिए तो आई थिंक आपको 100 या 300 करोड़ की वो ज़रूरत पड़ती है मिनिमम। मिनिमम पेड ऑफ आपकी जो कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी बात आपको यहाँ पे जाननी है, अगर आपको इंडिया में कोई कंपनी शुरू करनी है, देखो ये बैंकिंग कंपनियों की ऊपर हमने बात करी, अगर आपको कोई कंपनी शुरू करनी है देन देर इज़ नो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो? अगली बात
है ना। यहीं पे मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको बैंक शुरू करना है तो आई थिंक 3 करोड़ या फिर 5 करोड़ की आपको लिमिट होनी चाहिए। आपको ये रटनी नहीं है हर चीज़ की कि ARC की इतनी है, इसका इतना, नो। है ना। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके के मॉक बना लेते हैं कई बार। यूपीएससी उस तरीके से आपसे खेलता नहीं है, देखो ये माइंड गेम से ही खेल रहा है आपके। तो आपको ये सब चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, कंपनी अगर शुरू करनी है तो आप 0 रुपए, मतलब 0 रुपए, 0 रुपए बिना किसी पैसे के भी आप कंपनी शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको बैंक, NBFC, ARC इस तरीके की इंस्टीट्यूशन शुरू करनी है तो डेफिनेटली सेफ्टी हेज के तौर पे आपके पास मिनिमम कुछ ना कुछ कैपिटल होनी ही चाहिए। समझ रहे हो बात को, राइट। ऐसे ही जब हम आगे स्केड्यूल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग द स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो उसके लिए भी एक मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो 5 लाख है। हाँ, देर इज़ दिस एनोमली कि बैंक शुरू करना है तो 5 करोड़ के आसपास, इधर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिक्लेयर करवाना है तो इतना आपके पास अपना पैसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, है ना। वो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, अदरवाइज यहाँ बहुत हौच पौच हो जाएगा। क्लियर। जब आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप सर्टेनिटी से इसे रॉन्ग मार्क करेंगे कि नहीं भाई ये तो झूठ है, कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि भाई बैंकिंग अगर इतनी क्रूशियल फील्ड में अगर आपको जाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप खाली हाथ जाए। तो इसे हटाओ। द वोली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। वाई? बिकॉज बैंकिंग इज अ क्रिटिकल इकोनॉमिक, है ना, इट इज़ अ वन ऑफ द कोर इकोनॉमिक फील्ड, है ना। बैंकिंग काफ़ी क्रूशियल एक इकोनॉमिक की फील्ड है। और इसको अगर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भैया बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे तो जो जो एटलीस्ट अगर फॉरेन कंपनियां, फॉरेन बैंक्स इंडिया आ रहे हैं तो उनमें इंडियन कंट्रोल को मेंटेन करने की इस तरीके की कई ठीक है सरकार की पॉलिसियां होती है। तो ये हो सकता है, मे बी, है ना, हो सकता है कि ये गलत हो लेकिन हो सकता है ये सही हो। तो इस तरीके से आप जो है मतलब एलिमिनेट करके इसके आसपास आ सकते हैं, ऑप्शन के आसपास आ सकते हैं। आप ये कंफर्म तो नहीं होंगे, है ना, कंफर्म तो नहीं होंगे। मैं एग्जामिनेशन हॉल के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि इसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सरकारें ऐसे लॉज, इस तरीके के जो रेगुलेशंस है वो लाती हैं। सोचना कुछ इस तरीके से है, समझ रहे हो। इस तरीके की रेगुलेशंस नॉर्मली सरकार लाती है, जो क्रिटिकल कोई फील्ड्स होती है उसमें इंडियन कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के लिए या बनाए रखने के लिए ऐसे कई लॉज गवर्नमेंट्स लाती है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर आपको कोई एडवोकेसी करनी है तो एक्सटर्नल लॉ फर्म को इंडिया में, है ना, FDI उस लॉ के डोमेन में इन्वेस्ट करने की वो इजाज़त नहीं है। समझ रहे हो, वो इंडियन कंट्रोल ही होना चाहिए इस डोमेन में। कुछ एक ऐसे डोमेन है जो इन्होंने अपने लिए रख रखे हैं कि इंडियन कंट्रोल ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट सही भी है। इसकी इन्फॉर्मेशन के पार्ट को हम देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस का पार्ट ये था कि इवन अगर आप नहीं भी मालूम है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो इस तरीके के लॉजिक के थ्रू आप क्वेश्चन के करीब पहुंच सकते हैं। फिर देखिए ये अगेन हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको चीज़ें मिलेगी ये ऑथेंटिक सोर्सेज से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्टेड है। तो ये RBI का ही सर्कुलर है। यहाँ पे RBI ने जो फॉरेन बैंक है जो, ठीक है, जो इंडिया में वोली ओन्ड सब्सिडरीज खोलना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है, ठीक है। और नॉर्मली ये एलिजिबिलिटी किसी वोली ओन्ड सब्सिडरी खोलने वाली किसी फॉरेन कंपनी, जो कि बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, ठीक है, किसी भी तरीके की अगर कंपनी है तो सिमिलर सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन नॉर्मल कंपनीज पे भी, है ना। नॉर्मल कंपनी माने अदर देन बैंकिंग कंपनी, उन पे भी लगभग सिमिलर क्राइटेरिया इंडिया में लगता है कि फॉरेन बैंक जो है, नंबर वन, उनके जो जो होम कंट्री है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो करप्शन के चार्जेस में हो या फिर एडिक्वेट जो सुपरविज़न है, जो प्रूडेंशियल सुपरविज़न है उनको फॉलो ना करते हो। मतलब अपनी होम कंट्री की रेगुलेशन पहले फॉलो करो, फिर यहाँ पे सब्सिडरी ओपन करना। दूसरा कि भैया जो सेट वोली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी आप सेटअप कर रहे हैं तो जो होम कंट्री का आपका रेगुलेटर है, मान लो USA की अगर कोई बैंक है, वो अगर इंडिया में अपना एक सब्सिडरी शुरू करना चाह रहे हैं तो USA के जो रेगुलेटर है, उनका जो फेडरल रिजर्व है, उनकी उनको पहले इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ से आपको ये करना पड़ेगा। फिर देखिए इनके लिए जो मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल है, ठीक है, वो 3 करोड़ रुपए है।
ये आपको याद नहीं रखना है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट ये ध्यान में बस रखना है कि नहीं भाई, अगर इंडिया में बैंकिंग, फ्यूचर में भी अगर क्वेश्चन आए कि अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या फिर इस तरीके के क्रिटिकल सेक्टर्स जो है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको शुरू करनी है तो आपके पास एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ इनकी एलिजिबिलिटीज़ है। और फिर यहाँ देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए भी आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये लिखा था कि भैया इनके पास जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट 50% जो है वो इंडियन नेशनल होने चाहिए, और जो 50% है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरीके से, क्लियर। देन ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स, कि भैया फॉरेन बैंक देखो ये है वोली ओन्ड सब्सिडरी वाले ऊपर के रेगुलेशन, कि भैया अगर आपको एक सब्सिडरी ही अलग से खोल देनी है ना, देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ फॉरेन बैंक ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का कोई बैंक है ना, तो ये मॉर्गन मुर्गन मान लो इनका मन किया कि इंडिया में ये अपनी एक ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो वोली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में एक अलग से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन खोले, अपनी एक ब्रांच भी वो इंडिया में खोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपको वोली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में खोलनी है, नहीं खोलनी है, तो उसमें जो भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो फेमा के रेगुलेशंस, ठीक है, उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन बैंक अपनी ब्रांच खोलना चाह रहा है, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड फॉरेन बैंक अगर ब्रांच इंडिया में खोलना चाह रहा है, तो उसके लिए फॉरेन बैंकों को अलग से फेमा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आरबीआई से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी अप्रूवल ले सकता है। देखो मैंने इसीलिए ऊपर कहा कि सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट मान के चीज़ें एलिमिनेट नहीं कर देनी चाहिए। सोचो अगर इस स्टेटमेंट की जगह यहाँ स्टेटमेंट ये होती कि इफ फॉरेन बैंक वांट्स टू ओपन अ ब्रांच इन इंडिया, दे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग a FEMA certificate or a certification under FEMA from the Ministry of Finance, separate FEMA certification। समझ रहे हो? मान लो अगर ऐसी स्टेटमेंट होती तो आप तो उसे गलत मान लेते, क्योंकि आपको बताया गया है एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी के क्वेश्चंस नॉर्मली ये देखा गया है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रॉन्ग होती है। लेकिन लेकिन पिछले कुछ सालों से स्पेशली 2022 और 23 के जैसे प्रीलिम्स आए हैं, तो अगर मान लो गलती से 25 में भी वैसा प्रीलिम्स आए तो अपनी नॉलेज पे ज़्यादा भरोसा करना बजाय कि ट्रिकों के, और अभी हमने प्रैक्टिस भी वही करनी है। ठीक है, मान लो यहाँ से अब इस डोमेन से अगर क्वेश्चन आएगा फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ओपनिंग के रिगार्ड में स्पेशली। नो डाउट आप अभी सोच रहे होंगे कि भैया इन पे जो इंडिया में रेगुलेशन लग रही है क्या वो सिमिलर टू इंडियन बैंक्स है, क्या इनको भी, ठीक है, जो जो लेंडिंग के टारगेट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स हैं, ठीक है, क्या इनको भी वो वैसे ही फुलफिल करने हैं जैसे, है ना, जैसे नॉर्मल बैंक्स करते हैं। नो डाउट इन चीज़ों को हम अदर क्वेश्चंस के साथ ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि पीएसएलसी पे पीवाईक्यूज बने हुए हैं, आए हुए हैं, वो मुझे मालूम है कि वो कब आए हुए हैं, तो वो वाला एस्पेक्ट वहाँ कवर होगा। अगर यहाँ सिर्फ ये किया गया तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, समझ लो। इसलिए, है ना, उन एस्पेक्ट्स को फ्यूचर के लिए छोड़ते हुए, जिसमें कि साथ में आपका ये भी रिवाइज उस टाइम हो जाएगा, अभी के लिए एक लेटेस्ट चीज़ों पे आते हैं। लेटेस्ट बात ये है भाई, 2024 को सिमिलर एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने निकाले थे फॉरेन कंपनीज के लिए। ठीक है, फॉरेन कंपनी के लिए। अब यहाँ से वो क्वेश्चन कुछ सिमिलर नेचर का बना सकता है जैसे ऊपर उन्होंने बनाया नॉर्मल फॉरेन कंपनी, समझ रहे हो? फॉरेन कंपनी माने जरूरी नहीं बैंकिंग कंपनी, नॉर्मल फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में कोई सब्सिडरी वगैरह ओपन करना चाह रहे हैं तो एक एक रूल उन्होंने अमेंड कर किया था। ठीक है, कॉरपोरेट अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने, तो वो रूल ये था कुछ कि भैया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्होंने, है ना, रजिस्ट्रार की जो डेजिग्नेशन वगैरह थी वो चेंज कर ली, और कुछ एक और अमेंडमेंट इस पूरे रूल को चेंज करके इन्होंने किए थे। ठीक है, ये सेक्शन वगैरह जिसमें डाले गए हैं, हमें उनके बारे में नहीं जानना है। बात यह है कि भैया मान लो अगर बोर्ड के कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अपनी कोई सब्सिडरी ओपन कर रही है, या फिर इवन फॉरेन कंपनी खुद इंडिया में आ रही है, राइट, तो उनको इंडिया में स्पेशली स्पेशली अपनी सब्सिडरी में जो इंडिया में बोर्ड कंपनी का बोर्ड उनको क्रिएट करना है, तो उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा,
समझ रहे हो, एटलीस्ट ये हमें मालूम होना चाहिए भाई। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई कंपनी खोल भी रही है तो एटलीस्ट एक इंडियन रेजिडेंट उसमें होना ही चाहिए, समझ रहे हो। सो बोर्ड कैन नॉट बी ओनली फॉरेन डायरेक्टर्स, उसमें सिर्फ फॉरेन डायरेक्टर नहीं हो सकता है, मिनिमम एक इंडियन रेजिडेंट उसमें होना ही चाहिए, है ना। हैव एन इंडियन कंपनी हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु इज़ एन इंडियन सिटीजन, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। बाकी तो इनकॉर्पोरेशन कंपनी की वैसी ही होगी जो कंपनी एक्ट के तहत नॉर्मल कंपनियों की रहती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन किसी कंपनी को खोलने के लिए इंडिया में, नॉर्मल कंपनी को खोलने के लिए कोई भी पेड अप कैपिटल आपके पास होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। अब आते हैं अगले इस पे, 1 सेकेंड। सो ओके, with reference to corporate social responsibility rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. And CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. Right? देखो, ये जो स्टेटमेंट है इसे कोई भी एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि CSR के बारे में, ठीक है, जो गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप है, ठीक है, इसके बारे में जो भी आदमी जानता है उसे ये बात मालूम है कि भैया CSR में आपको पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट है उसका 2%, है ना, ये आपको 1 साल के अंदर कहीं पे सोशल एक्टिविटी में, है ना, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिव में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो आपकी मिनिमम स्पेंडिंग है ये मैक्सिमम स्पेंडिंग नहीं है, ये मिनिमम है भैया। आपको मिनिमम 2% जो है उसका प्रॉफिट का इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये तो हटा दो, ये तो आपकी गलत होगी ये स्टेटमेंट, राइट। तो इसे हटा ही दो। ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि भैया CSR रूल जो है ना ये क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं, और इस पे लास्ट ईयर ये कॉर्पोरेट अफेयर्स की, राइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी थी इस पे कि भैया जो भी CSR के तहत आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर वो कंपनी को डायरेक्टली या फिर इवन इनडायरेक्टली भी बेनिफिट कर रही है तो वो CSR के एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं होगी, राइट। वो वो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर होगी, क्योंकि भैया वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो अडानी पोर्ट आ रहा है ना, या फिर कोई अडानी की कोई फैक्ट्री आ रही है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रूरल एरिया में, तो उन्होंने वहाँ एक रोड बना दी और बोल दिया कि भैया लोगों के लिए हमने रोड खोली है। नहीं, एक्चुअल में वो अडानी के अपने ही वहाँ पे कारोबार को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये उनकी अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाएगी, क्लियर। तो आंसर इज वन ओनली। यहाँ से हमें CSR के बारे में जानना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में जानना है। वाई कॉर्पोरेट अफेयर्स? क्योंकि यूपीएससी रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे सवाल पूछा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम 2023 के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2023 में उन्होंने पूछा था कि लेबर ब्यूरो पे एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया इनमें से जो लेबर के स्टैटिस्टिक्स है इंडिया में वो कौन जारी करता है, राइट। और कुछ एक आई थिंक मिनिस्ट्रीज़ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इंडिया में ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है। ये 2-3 बार पूछा हुआ है, ये हम पॉलिटी के उसमें कवर करेंगे। इस रिस्पेक्ट में एटलीस्ट ये तो हमें पता हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में कौन कौन से कानूनों को इम्प्लीमेंट करता है। कंपनीज एक्ट 2013 जिसके तहत ही आपका, ठीक है, जो CSR है सेक्शन 135, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट का ये CSR को डील करता है। इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह कंपनी की दी गई है, राइट। और CSR की एलिजिबिलिटी क्या है इंडिया में कंपनियों की? अगर आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर, किसी कंपनी का टर्नओवर ये अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर आपका, ठीक है, जो कंपनी की नेटवर्थ है, नेटवर्थ ये भी अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर पिछले 3 साल में हुई है तो आपको अपने, ठीक है, ओ सॉरी, किसी एक फिजिकल में अगर ये ज़्यादा है, इतना इतना है अगर आपका लिमिट, तो आपको पिछले 3 साल के अपने प्रॉफिट्स का 2% वो CSR में देना पड़ेगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर ये ब्रीच करता है, ये लिमिट ब्रीच करती है, ठीक है,
तो पिछले 3 साल के 2% जितने भी उनके प्रॉफिट है वो आपको किसी CSR एक्टिविटी में डालने पड़ेंगे। CSR रूल ये कहता है। क्लियर? तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही देखती है। कंपनीज एक्ट 1956, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑब्वियसली देखो ये ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इंडिया में कंपनी के फॉर्मेशन से डील कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही इसको डील करेंगे, राइट। देन जो कंपटीशन एक्ट है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी इसी के तहत आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। देन आपके जो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहाँ गया यार, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एटलीस्ट ये आपको पता हो कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंडिया में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। देन देखिए ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इंडिया में, है ना, कंपनी के डोनेशन एक्ट है इंडिया में, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके तहत भी कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री को पावर दी गई है। ये रहा कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात। अब देखिए यहीं से मैंने स्टैटिस्टिक्स कुछ ये उठाए हुए हैं, यहाँ से हमने बस ये देखना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, साथ में ये है ना, ये एक आइडिया रखना है कि CSR में रिफॉर्म की अगर बात करें, एक रिफॉर्म ये भी है कि भैया CSR में रीजनल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स में भी ये आ सकता है कि भैया जो हाईएस्ट CSR एक्सपेंडिचर है वो उन कंट्रीज उन स्टेट्स में इंडिया में हो रहा है जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, ये तीन ही CSR, ये तीन ही स्टेट इतनी ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 80% ऑफ CSR जो है वो सिर्फ इन 3 स्टेट्स में जाता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कंपनी, मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज दे आर इस्टेब्लिश्ड इन दीज 3 स्टेट्स, बाकी तो बस ऐसे ही मज़े ले रहे हैं। समझ लो बात को? तो ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा CSR रूल्स के बारे में हमने सिर्फ इसलिए, देखो जब हम ऊपर देख रहे थे हमने बैंकों के डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में जाना कि भैया इंडिया में कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, फॉरेन कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, तो डायरेक्टर कैसे हो। ऐसे ही CSR के लिए भी अलग से डायरेक्टर के प्रावधान किए गए हैं उसी सेक्शन 135 में। याद रखना हो तो याद रख लेना, सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। हालांकि यस, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, मेंस में कोट करने के लिए कि मान लो CSR पे क्वेश्चन आ गया, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी कि CSR विच इज़ बेस्ड ऑन द गांधीयन मॉडल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 135। सिंपली ये एक अच्छी डेफिनेशन हो सकती है, आपका स्टार्ट हो सकता है, राइट। सो CSR के बारे में जो रूल्स दिए गए हैं, इसमें नंबर वन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एलिजिबल कंपनीज हैं जो CSR के अंडर कवर हो रही है, उन्हें मिनिमम 3 डायरेक्टर जो है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स उन्हें CSR की एक्टिविटी के लिए अलग से, समझ लो, अलग से रखने पड़ेंगे, और इनमें मिनिमम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, है ना। ये ध्यान में, ठीक है, अगर ना भी रहे कि कितने 3 है, ये इंडिपेंडेंट 1 है, नो, अगर आपको ये ध्यान में ना भी रहे तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भैया CSR को इम्प्लीमेंट करवाने, है ना, उन ऑब्लिगेशन, CSR ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक CSR कमेटी का प्रावधान इसमें है। एटलीस्ट ये आपको मालूम होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, समझ रहे हो। दूसरी बात, क्या ये सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? क्या ये चीज़ जो है ये सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि CSR जो है आपको, ठीक है, हर कंपनी को करना है? नो। ऐसी कंपनियां, ठीक है, जिनका जो जो ठीक है, जो CSR स्पेंड उन्होंने करना है, ये लेटेस्ट एक अमेंडमेंट पिछले साल भी ये अमेंडमेंट इसमें लाया गया था कि भैया अगर आपको कोई भी अमाउंट 50 लाख से कम स्पेंड करना है, अगर आप सिर्फ इतने, इफ a company is eligible for CSR and the CSR liability is less than 50 lakh rupees, that means the company has to spend the CSR less than 50 lakh rupees, then constitution of CSR committee is not mandatory for that company। एक बात ये भी ध्यान में रखनी है। अगली बात कि if a company is spending the money on certain projects which are benefiting the company in return, then it would not be considered as a CSR activity। क्लियर?
तो कुछ बातें इसमें क्लियर होनी चाहिए. देन मल्टीपल कंपनीज who are eligible for CSR, who are covered under CSR, they can collaborate with each others or jointly undertake the projects under CSR with each others. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of US Treasury bond will not be able to exercise their claims on receipt payment. USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of the government. Right. Now there were several claims that the governments of the the so-called developed nations, governments of the developed nations, they have borrowed so much that most of them lack the ability to pay. Right. For example, in India, जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है, इट इज़ क्वाइट क्वाइट डिसेंट. ये कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, अराउंड 89% तक ये हो गया था ड्यूरिंग कोविड. फिर ये धीमे धीमे कम हुआ है और ये आजकल आपके अराउंड है ना, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द लेटेस्ट नंबर, आई थिंक ये 80% के आसपास आपका रहेगा. बट इन द कंट्रीज़ लाइक जापान, in the countries like Italy and in the countries like USA, UK recently है ना, recently means I think in 2022 there was this news कि UK ने 100% डेट टू जीडीपी रेशो कवर कर लिया. जापान वन ऑफ द हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशो, आई थिंक इसका तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस होता है, दैट वाज आई थिंक 400% से ज़्यादा. राइट, ये कंफर्म कर लेना. यूएसए का भी 100% से बहुत ज़्यादा है, इटली का भी बहुत ज़्यादा है. राइट, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड तो हैं, लेकिन भाई इनके सरकारों ने बहुत लोन लेके रखा हुआ है, डेट टू जीडीपी रेशो इनकी बहुत ही ज़्यादा है. क्लियर. तो इसलिए ये बात ठीक है, ये पिछले साल भी इन चीज़ों पे काफ़ी चर्चा हो रही थी कि जो ये यूएसए जैसी कंट्रीज़ है ना, पॉसिबिलिटी है कि कभी ये खुद को एक तरीके से बैंकरप्ट ही कहीं डिक्लेयर ना कर दे. राइट. सो अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाए तो जो भी यूएस की ट्रेजरी बिल में यूएसए के बॉन्ड होल्डर है ना, यूएस गवर्नमेंट के, दे वॉन्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम ऑन रिसीव पेमेंट. ये होता ही है. अगर कोई इंडिविजुअल भी खुद को डिफ़ॉल्टर या फिर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, जैसे वो अनिल अंबानी ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था, तो बस इन्वेस्टर के पास मौका ही नहीं बचा कि वो अपनी क्लेम्स को उससे मांग भी सके. वो गया एनसीएलटी में, खुद को उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो गरीब हूँ, बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ख़त्म है, कहाँ से दूंगा मैं. समझ रहे हो. तो ये सब चीज़ें वहीं पे लैप्स हो जाती है. ये बात बिल्कुल सही है. यूएस गवर्नमेंट डेट इज़ नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट. स्टेटमेंट ये है. ये इसका रीज़न है. भाई ये क्यों नहीं क्लेम कर सकते? क्योंकि भैया जो यूएस गवर्नमेंट का डेट है ना, ये हार्ड एसेट्स से बैक नहीं है, या फिर किसी भी इंडियन गवर्नमेंट का भी ये ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे बैक्ड है. राइट. सो जो गवर्नमेंट ने डेट लेके रखे हुए हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रस्ट. इट इज़ सिमिलर टू योर करेंसी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ने आज जितने भी लोन लेके रखे हुए हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट. बॉन्ड एक ट्रस्ट का ही इंफॉर्मेशन है. इट इज़ सिमिलर टू योर मॉडर्न करेंसी, जो कि आपकी फिएट मनी है. ठीक है, तो ये मनी भी और कैसी है, ये मनी के पीछे भी कोई गोल्ड का आपको ये नहीं है. मोस्ट ऑफ द जितना मनी प्रिंट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसको गोल्ड की बैकिंग हो, है ही नहीं इनफैक्ट. ठीक है, जितना मनी प्रिंट हुआ है उसके हिसाब से गोल्ड बहुत कम है. एक ज़माना हुआ करता था जब ये गोल्ड के द्वारा बैक्ड होता था हर एक पैसा. तो ये सिर्फ ट्रस्ट के नाम पे चला है. जो लिखा है ना कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर नीचे, समझ रहे हो. तो वो बस ट्रस्ट पे, वो एक प्रॉमिस पे, एक वचन पे चलता है, उसे हम कहते हैं फिएट मनी, है ना. ट्रस्ट पे चल रहा है ये, बस गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे. इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही आती है और ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. क्लियर. So this is about the
बैंक्रप्सी एटसेट्रा। ये एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसमें और क्या एक्सप्लेन किया जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। नेक्स्ट की इट अपियर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआईज बैलेंस शीट। ओके, मैं बताऊंगा, ये भी एक पीवाईक्यू है कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स ओन वेरी डिजाइन। नेक्स्ट की इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। इसके बाद आप सीधा ऑप्शन पे आना। ऑप्शन भाई आपको बता रहे हैं कि इनमें से एटलीस्ट एक रॉन्ग है, तो अभी हमने यहाँ ठीक स्टेटमेंट के पीछे दौड़ना ही नहीं है, हमने यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है, अगर आपको ना भी पता हो डिजिटल रुपी के बारे में। क्लियर? सो देखो, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। देखो, दूसरी बात कि भैया ये जो आपकी करेंसी है, यहाँ लिखा गया है कि ये जो करेंसी है इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स डाइवर्स एक दूसरे से डाइवर्स नहीं करती है? कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि आरबीआई ने कोई एक ऐसा कैश, है ना, कोई एक ऐसी नई करेंसी लाई है जो कि इन्फ्लेशन से बिल्कुल दूर ही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसको आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल रूपी में, है ना, नॉर्मल बैंक के रूपी में फ्रीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इनका नेचर डिफरेंट हो गया ना। दूसरी बात, यहाँ वर्ड पे फोकस करो, इंश्योर्ड। क्या कोई भी अगर ये करेंसी है तो भाई इसका डेप्रिसिएशन होना तय है, इसका डेप्रिसिएशन होना तय है, इसका, है ना। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भैया हाँ, देयर इज अ करेंसी जिसका डिजाइन ही ऐसा है कि इस पर इन्फ्लेशन आएगा ही नहीं। तो भाई ये ऐसी कैसी करेंसी हो गई? ये बनाया ही गया है एकदम, ठीक है, दिमाग को भोंदू बनाने के लिए। बाकी स्टेटमेंट्स को देखो कि इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक एंड मनी एंड कैश। अगला कि इट अपीयर्स एज लायबिलिटी ऑन, है ना। दूसरी बात, एक ट्रिकी चीज़ ये भी है कि स्टेटमेंट 2 सही है या गलत, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। एनी करेंसी, यहाँ से 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से बैंकों के लिए लाइबिलिटी क्या होती है। आई थिंक यस, हाँ, बैंकों के रिस्पेक्ट में उन्होंने पूछा था। उसमें ऑप्शन सी था डिपॉजिट का। डिपॉजिट एक्चुअल में बैंकों के एसेट नहीं होते हैं, ये उनकी लाइबिलिटी होती है। सिमिलरली आरबीआई के लिए भी, बैंकों ने आरबीआई में अपना जो डिपॉजिट डाल रखा है वो आरबीआई की लाइबिलिटी है। समझ रहे हो? जो CRR है, जो SLR है, वो लाइबिलिटी साइड में शो होता है, वो उनके आरबीआई के अपने एसेट नहीं है। सिमिलरली आरबीआई ने जितने भी नोट प्रिंट किए हैं, नोट्स, करेंसी नोट्स, वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, वो उनके वो उनके एसेट नहीं है, ये उनकी लाइबिलिटी है जो नोट प्रिंट करके रखे हुए हैं। क्योंकि हर नोट में लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द वैल्यू ऑफ 10 रुपी टू द, ठीक है, टू द होल्डर ऑफ द नोट, ऐसे करके कुछ लिखा होता है उसमें। दैट मीन्स इट इज़ अ लाइबिलिटी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि इट इज़ अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी, ये बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट्स है। अगर आपने ई रूपी को जाना होगा, है ना, इसके बारे में सुना होगा, ई रूपी, RUPW, अगर इसके बारे में आपने सुना है तो आपको इसके बारे में मालूम भी होगा कि भैया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिस पे पिछले साल भी आई थिंक यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, है ना, CBDC के बारे में। तो ये एक डिजिटल करेंसी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंडिया की सेंट्रल बैंक के द्वारा शुरू की गई क्रिप्टो करेंसी है, राइट। तो इसको इंडिया में डिजिटल करेंसी को शुरू किया गया है। इसकी वैल्यू सेम है नॉर्मल रूपी के, ठीक है, जैसी नॉर्मल रूपी है वैसे ही इसकी वैल्यू होगी। जितना डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नॉर्मल रूपी में होगा उतना ही इसमें भी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होगा। दूसरी बात, क्या आपको नॉर्मल कैश को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप बैंक में वो करें? क्या आपके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी।
क्यों? क्योंकि आप है ना इनके नॉर्मल जो करेंसी है, रुपी की करेंसी है, इसको कहीं से भी मार्केट से ले सकते हैं, है ना। आप थोड़ी मेहनत करो, आपको कोई कैश में पेमेंट दे देगा। तो जैसे आप कैश बिना बैंक अकाउंट लिए भी अपने पास रख सकते हैं, वैसे ही सीबीडीसी को भी बिना बैंक अकाउंट रखे अपने पास रखा जा सकता है। सो इंडिविजुअल ओनिंग अ सीबीडीसी डज नॉट स्पेसिफिकली, है ना, मैंडेटरीली नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी ये प्रोजेक्ट है ना एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था, पर्सन टू पर्सन एज वेल एज पर्सन टू मर्चेंट लेवल पे, ठीक है। कुछ एक एरियाज़ में इसको शुरू किया गया था, अभी ये पूरे कंट्री में रोल आउट नहीं हुई है। तो 8-9 बैंक थे जो 2022 में इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए थे कि भैया आप जो है सीबीडीसी को, है ना, कुछ एक सिटीज़ में जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर वगैरह हो गया, यहाँ पे आप एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सीबीडीसी को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। क्लियर? सो नॉर्मल क्यूआर कोड बेस्ड पे आप जो है स्कैन इसे कर सकते हैं सीबीडीसी को। तो सीबीडीसी का अलग से एक वॉलेट होगा जिसमें कि वो ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये बैंक ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू आप एक्सेस करें। नो, इट कैन बी सेंड टू बैंक अकाउंट, इट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, बट टू एक्सेस इट हैविंग ए बैंक अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि इट कैन बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द बैंक अकाउंट एज वेल। सिमिलर इज द केस विद ई रूपी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तभी मैंने ये डाल के किया ई रूपी और ई रूपी, यहाँ यूपीआई पे फोकस करना, ठीक है। ये ई रूपी जो है ये एनपीसीआई ने शुरू किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट्सेट्रा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब ने क्या किया, मिल के आए ये, इन्होंने शुरू किया ई रूपी। एक्चुअल में मामला क्या था, सरकार तो सब्सिडी दे रही है, मान लो सरकार ने सब्सिडी दे दी, या फिर सरकार इवन डायरेक्ट कैश भी दे रही है। फॉर एग्जांपल आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो जो आईआरडीपी में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन के लिए, है ना, उनको उनकी एजुकेशन में हेल्प के लिए कुछ एक पैसे मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। प्रॉब्लम ये है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर वुमेन को कहीं पे पैसे मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिशन के लिए दिए गए थे, लेकिन इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सो उनके हस्बैंड्स वो उनसे पैसा निकलवा लेंगे, शाम को बैठेंगे पार्टी करेंगे, दारू है ना उसमें करेंगे। तो जिन्हें ई रूपी का याद नहीं है, तो ये 2-3 साल पहले शुरू किया गया था ई रूपी। ये एक वाउचर सिस्टम है। तो इन्होंने इलाज क्या निकाला, इलाज ये निकाला एनपीसीआई ने, भाई हम ना वाउचर देंगे, पैसा नहीं देंगे, वाउचर देंगे, डायरेक्टली मोबाइल पे सेंड करेंगे बेनिफिशियरी के, है ना। मान लो अगर कोई वाउचर न्यूट्रिशन के लिए है, तो भैया उस वाउचर से आप सिर्फ न्यूट्रिशन ही खरीद सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे से, समझ रहे हो, जहाँ पे वो मैसेज या फिर क्यूआर कोड वगैरह स्कैन होगा, और वहाँ से दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पॉइंट में ही ये वाउचर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं, इसमें वाउचर भेजे जा रहे हैं कि भैया 1000 रुपए का दूध आप इससे ले सकते हैं, सिर्फ दूध ले पाएंगे, कोई और चीज़ लेने की आपको इसमें इजाज़त नहीं है। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड ई रूपी का कॉन्सेप्ट। इसके लिए भी आपको अलग से बैंक अकाउंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बस ये वाउचर, जैसे आपका अमेजोन का वाउचर होता है, ऐसे ही ये वाउचर आपको ईमेल या फिर, ठीक है, या फिर आपको टेक्स्ट किया जा सकता है, मैसेज किया जा सकता है, और वहाँ पे आपको ये वाउचर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर ई रूपी एज वेल। ये उसका रिवीजन हो गया। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनाएंगे वो, क्या इसके लिए आपको बैंक अकाउंट लेने की ज़रूरत है, क्या ये मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी है, समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन वो कुछ ऐसे ही बनाएगा। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, 2024 में पूछा हुआ है सिंडिकेटेड लैंडिंग पे। ऐसी कई चीज़ें हैं जो, ठीक है, जो आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस्लामिक लैंडिंग का सिस्टम नहीं मालूम है, तो 2017 में जब हम पीछे जाएंगे तो उस साल के जो पीवाईक्यूज है उसमें पिछले साल भी हमने इस्लामिक लैंडिंग का सिस्टम जो है कवर किया था, राइट। सो मे बी अगले साल वो इस तरीके की लैंडिंग भी पूछ ले, कुछ है ना, कुछ जो ऐसी टिपिकल टर्म्स हैं
नॉर्मली हम सिंडिकेटेड लैंडिंग एटसेट्रा को पढ़ते नहीं है। वो तो ऐसा है कि जब आप इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा सिंडिकेट मतलब मिल करके कुछ किया जा रहा है। सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। अगला कि भैया सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लंप सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिनको समझना है, सिंडिकेटेड लेंडिंग एक तरीके से होती है मिश्र मिश्र लेंडिंग, ठीक है, मिश्रित होकर के मिल करके। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ये बैंक है या फिर 6 लेंडर्स है, इन्होंने मिल के डिसाइड किया कि भाई हम मिल के 6 करोड़ रुपया इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लैंडिंग देंगे या फिर इस पर्टिकुलर कंपनी को लैंडिंग देंगे। दैट मीन्स देखो ये इसका बिल्कुल उल्टा है। एक हमने पढ़ा था, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह है, हमने यहाँ पे कोलेट्रल फ्री, ठीक है, कोलेट्रल फ्री ग्रुप लैंडिंग, ठीक है, ग्रुप बोरोइंग के बारे में पढ़ा था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है कि भैया 10 12 बंदों को ये इकट्ठा कर लेगा और वो बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया वी आर ए ग्रुप एंड वी विल पे यू बैक दिस पर्टिकुलर सम एज अ ग्रुप। तो हम मिल करके इसे पे करेंगे, तो आप हमें कोलेट्रल फ्री एक ग्रुप बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट हमें दे दो, राइट। इसके बिल्कुल उल्टा होता है सिंडिकेटेड लैंडिंग। यहाँ जो है बोरोवर इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ लेंडर इकट्ठा हो रहे हैं, सीधी बात बस ये है। इकट्ठा क्यों हो रहे होंगे भाई? ताकि हेज कर सके, ये एक हेज क्रिएट कर सके इन केस अगर ये बोरोवर डिफ़ॉल्ट होता है। जो डिफ़ॉल्ट हमने ऊपर पढ़ा कि भाई डिफ़ॉल्ट हुआ तो गया, पैसा गया। अगर ये डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है तो एटलीस्ट ये शेयर तो कर सके एक के बीच, ठीक है, अपना बर्डन शेयर कर सके। दिस इज कॉल्ड एज सिंडिकेटेड लैंडिंग। अब भाई अगर आप लोन दे रहे हैं ना, लोन दे रहे हैं, तो ऐसा, ये देखो ये बहुत रिजिड स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ लमसम अमाउंट होना चाहिए। जैसे मान लो 6 करोड़ ही हो, ऐसा ना हो कि 6 करोड़ को आप एक क्रेडिट लाइन में या फिर ट्रांजेक्शन्स में दे रहे हो कि 2 करोड़ पहले प्लस 1 करोड़ प्लस 3 करोड़, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आप लमसम में ही दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है सिंपली, क्योंकि क्रेडिट लाइन हर कहीं इशू की जाती है। इनफैक्ट आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इट इज़ ऑल्सो ए क्रेडिट लाइन। इसकी लिमिट जो है ये बढ़ती रहती है। किसान अगर ले पा रहा है क्रेडिट लाइन, तो आपको क्या लगता है बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला आदमी नहीं लेगा क्या? समझ रहे हो बात को? तो बस यही सोचना है, और यही सोच के इसमें अगेन सिंडिकेटेड लैंडिंग पे यही है यार। इसके अलावा और क्या बताया जाए, है ना? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल या फिर आप क्या कहें, कुछ कीवर्ड एग्जामिनर को दिखते होंगे, ठीक है, हाँ, और उस पर वो देखता होगा और वहाँ से वो क्वेश्चन बना रहा होगा, उसे दिखते होंगे कहीं न्यूज़पेपर में। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। क्लियर? यही है सिंडिकेटेड लेंडिंग, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि इट कैन इन्वॉल्व लार्ज सम विच अलाउज द रिस्क टू स्प्रेड अमंग सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना? ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें बताई हुई है। तो अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अगर यूट्यूब वाले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, ये बेसिकली एक कोर्स का वीडियो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ है ऑलरेडी। ये PYQ का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी सारी वीडियोज़, ठीक है। ये कोर्स डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये आपका रिवीजन का कोर्स हो, राइट। आप PYQ के थ्रू देखिए, फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है, यहाँ 3 वीडियोज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे 1 1 घंटे की ऐसी डाली गई है, भाई इसके बाहर आएगा ही नहीं कहीं से। NCERT इसमें कवर्ड है, इसमें PYQ साथ में प्रैक्टिस है, हर डायमेंशन को यहाँ पे देखा गया है। देन ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आजकल इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, इस पे लेक्चर्स आ रहे हैं। आई थिंक ये दूसरी वीडियो है, ठीक है, जो इसमें जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस योर PYQs इन दिस मैनर, चलेगा इतना ही भाई, आराम से चलेगा, भले ही 5 PYQ दिन के हो, लेकिन वी विल डू प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसका कोर है। ऐसा नहीं है कि हम 100 PYQ दिन के कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। चीज़ें समझ आनी चाहिए, भले 5 की जाए। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, तो आप एनरोल कर सकते हैं, यू आर वेलकम, ठीक है। ये ऑलरेडी काफ़ी एनरोलमेंट्स इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, लेकिन फिर भी ये डिस्काउंट में अभी आपको मिल रहा है ना। और अगर आपको 10% और डिस्काउंट लेना हो तो OLD10 ये कूपन कोड लगा के देखना,
ये कूपन कोड अगेन ये मैंने एक दिन क्रिएट किया ही था, तो लिमिटेड लोगों के लिए ये अवेलेबल है। जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ये लगना बंद भी हो जाएगा। तो जब बंद हो जाए तो समझ लेना एग्जॉस्ट हो रहा है। मान लीजिए आप अगर 10 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आप इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। वे सारे डेमो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप पहले वो देख लें। नेक्स्ट आते हैं, ये 2024 का अगेन ये क्वेश्चन था। यहाँ से हमने देखो क्वेश्चन की टोन सीखनी है, इनका जो जो लैंग्वेज है ना स्टेटमेंट बनाने की, वो लैंग्वेज यहाँ से सीखनी है। इवन आई डिड नॉट नो अबाउट दिस इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, बट आई वॉज फेमिलियर विद यूपीएससी की टिपिकल लैंग्वेज एंड आई कुड कैच इट कि भाई नहीं, इसमें भयंकर कैच है और ये आंसर इसका गलत, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, मे बी, एंड अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। देखो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली, ये जो स्टेटमेंट है, इस पे आदमी सोच भी सकता है कि भाई, है ना, इस पे अगर मान लो आपको डिस्प्यूट है कि इसका मेंबर इंडिया होगा या ना होगा, बजाय इसके सोचने के कि होगा या ना होगा, बजाय इसके सोचने के टॉस ही खेल लो। टॉस नहीं खेलनी है तो थोड़ा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल ये, भाई इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया इज़ नेट एक्सपोर्टर। इंडिया ने, ठीक है, अभी जो ग्रेन क्राइसिस आया था तो इंडिया ने उसे इतना एड्रेस किया। दुनिया इंडिया की तरफ देखती है व्हेन इट कम्स टू ग्रेन्स, राइट। देन अगली बात, भैया इंडिया इज़ एन एक्टिव मेंबर across the spectrum, active member of groupings involved in agriculture related decision making internationally, है ना। उन सारी ग्रुपिंग्स का इंडिया मेंबर है। फॉर एग्जांपल G33 ग्रुपिंग है ना, जिसे आप फ्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ऐसी ऐसी जो ग्रुपिंग्स है, इंडिया इनका मेंबर्स है, राइट। इंडिया ने जो दोहा राउंड हुए WTO के, उसमें कितनी बारी अपनी डिमांड करी कि भैया नहीं, हमें जो है सब्सिडी में जो आपकी लिमिट्स हैं, ठीक है, जो आपके बॉक्सेज हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, येलो बॉक्स, है ना, उनमें आप हमें थोड़ी थोड़ी छूट दें, एम्बर बॉक्स में हमें थोड़ी छूट दें, है ना। इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, जो जो पीस क्लॉज है, WTO का पीस क्लॉज एटसेट्रा, इसके लिए कौन लड़ा? इंडिया लड़ा। दैट मीन्स ग्रेन्स जो है इंडिया का एक एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक टूल भी है। एग्रीकल्चर हैज़ नाउ बिकम ए डिप्लोमेटिक टूल फॉर इंडिया। ये एग्रीकल्चर के अराउंड डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हो। तो इंडिया ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको ना भी पता हो तो यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसका भी इंडिया मेंबर होगा ही, इतने सारे फैक्ट हैं हमारे पास, होगा ही। लेकिन ये लैंग्वेज गड़बड़ है ये अगले स्टेटमेंट की, इसे आप इसीलिए एलिमिनेट कर सकते हैं कि अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग व्हीट और राइस। अब इमेजिन करो कि इंटरनेशनली एक इंटरनेशनल कॉफ़ी काउंसिल भी बनी है। इमेजिन करो, ऐसे ही इमेजिन करना। इमेजिन करो कि इंटरनेशनली एक, राइट, फॉर एग्जांपल, हाँ, एक ग्रुप बना हुआ है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, है ना। अब इमेजिन करो मैं स्टेटमेंट दे दूं कि ये मेंबर हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंट्री हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप टू बाय और सेल न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर मटेरियल टू एनी कंट्री। नहीं, ये भी गलत होगा। जरूरी नहीं है वो इसका मेंबर बने। भाई मान लो, है ना, देखो नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो ए कंट्री। मान लो उसे कुछ भी सेल करना है तो उसे इवन WTO का मेंबर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे ट्रेडिंग करनी है, किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरत नहीं है। कंट्रीज आर सोवरेन, especially with respect to performance of their sovereign functions. Any external entity cannot be forced on a particular country, है ना, कि भैया आपको ग्रेन काउंसिल का मेंबर बनना ही पड़ेगा तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं, कर देगा वो एक्सपोर्ट किसी दूसरी कंट्री को, समझ रहे हो। तो ये एकदम इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है ये बहुत वेग होती है। इसे इसे मतलब आप सेंस ही कर सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे PYQ, उतना हमें मालूम होगा कि नहीं भाई, ये जो लैंग्वेज है ये इसकी गड़बड़ है ना। उतना हम फैमिलियर होंगे लैंग्वेज से, अभी घबराना नहीं है, ये बहुत फैमिलियर आप होंगे इसी लैंग्वेज से, क्लियर। और इसी पे वो पूछ रहा होता है बार बार, इसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? क्या इंडिया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट का मेंबर है?
2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने, इसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो ये रहा आपका इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल विच सीक्स टू, है ना, फर्दर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ग्रेन ट्रेड, प्रमोट एक्सपेंशन, है ना, ओपननेस इन ग्रेन ट्रेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हो? तो इसमें आपका इंडिया भी है, जापान वगैरह है, ये सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान भी है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों है भाई, ईरान वगैरह भी है। तो इतनी सी कंट्री है क्या बाकी भी तो ट्रेड करते होंगे। समझ रहे हो? यहीं से ही वो सारी चीज़ें हैं, मतलब ये लॉजिक की गेम है ये। इसके लिए आप बस लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए। मेरा आज का गोल था कि CDS को भी साथ में कवर कर लें, ठीक है, CDS 2022 2024, लेकिन इसमें ऊपर ब्रॉड डिस्कशन इतनी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई घाटा भी होगा। राइट, आई डोंट थिंक कि इसका कोई बड़ा घाटा भी है। वी हैव डिस्कस्ड द थिंग्स वेरी थॉरली। कल जो है CDS 2 2024 को पूरा कवर करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। CDS 1 2024, उसके बाद आता है CAPF 2024। ये इकोनॉमी के हम सारे पहले कवर कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, इन 4 पेपर से आपके 15 चौके 60 या 70 इकोनॉमी के लेटेस्ट जो न्यूज़ में चल रहे हैं, जिन पे UPSC की फोकस है, लेटेस्ट फोकस है, भाई ये न्यूज़ में है, UPSC ने बता दिया कि मैंने इस एग्ज़ाम में ये पूछा है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी गाइस, इन इन क्वेश्चंस में से स्पेशली जो 2024 के और जो 2025 के आएंगे, जैसे CDS 1 आएगा 2025 का, और 2024 के ये लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, अपने लेवल पे एटलीस्ट इन PYQs को इस तरीके से ज़रूर, ठीक है, अपने हिसाब से करते रहें ताकि थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एटलीस्ट यार आइडिया लग जाता है ना कि कमीशन की नज़र इन चीज़ों पे है, तो चीज़ें आसान अपने लिए होने लग जाती है। नहीं तो करंट अफेयर के नाम पे हम जो भसड़ पढ़ते हैं वो आप सभी को मालूम है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, civilspot.in, दरवाजे खुले हैं भाई, आकर के ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हाँ बाय।